गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। आज इट्स योर टर्न आप सभी के लिए संस्कृत का एक प्रैक्टिस सेट लेकर आया है। जी हाँ, प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला में अभी तक आपका ईवीएस, सीडीपी और साथ में इंग्लिश का मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट आ चुका था। आज जो बारी है वो है संस्कृत की। तो चलिए, संस्कृत का प्रैक्टिस सेट आपके लिए हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए और बहुत ही सारी टॉपिक्स जो हैं जो सभी बच्चों को दिक्कत कर रहे थे उनको ध्यान में रखते हुए बनाया है। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत हेल्प करेगा। आप इसमें लास्ट तक बने रहें, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सारे सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सप्तधन ऋषि में और जो सप्त ऋषि बनता है इसमें कौन सी संधि है? तो आप सभी जानते हैं ता का जो है आप और री मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं अर। तो सप्त ऋषि, तो जो ता और री मिलकर बनाएंगे अर, यानी हमारा क्या बन जाएगा? सप्त ऋषि। ये हमारा होता है गुण संधि के मुताबिक। यानी गुण संधि क्या कहती है कि अगर छोटे आ के बाद री आता है तो उनको अर हो जाता है। ये हमारी हो जाती है गुण संधि की, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपका गंगायाम में विभक्ति। तो देखिए, गंगा के जब आप रूप देखेंगे तो उसमें जो गंगायाम है वो सप्तमी विभक्ति आपका होता है, यानी गंगायाम में जो विभक्ति हो जाएगी वो हो जाएगी सप्तमी, ऑप्शन डी। अगला है, प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? तो आप सभी जानते हैं प्रयत्न आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है आपका बाह्य प्रयत्न और एक होता है आपका अभ्यंतर प्रयत्न। ठीक है, तो प्रयत्न आपके हो गए दो प्रकार के। अगला है, ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं? तो आप सभी जानते हैं ऊष्म व्यंजन आपके कौन कौन से हैं। तो एक सूत्र है शल ऊष्माण, शल ऊष्माण। तो जो शल आपके हैं श, श, सा और हा, तो ये श, श, सा, हा आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? अंतस्थ वर्ण कौन से हैं? तो इसका भी संस्कृत में एक सूत्र दिया गया है, यणो अंतस्था। जो आपके यण प्रत्याहार के वर्ण है, यानी य, व, र और ला, ये आपके अंतस्थ में आती है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यणो अंतस्थ, यानी आपका यण प्रत्याहार के सभी वर्ण अंतस्थ होते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, या व राला। अगला आते हैं, लिरी का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप सभी जानते हैं, जो हम अगर सूत्र से देखें तो लिर्तु लसानाम दंता, यानी लिरी का उच्चारण स्थान क्या रहता है? दंत रहता है, दंत। लिर्तु लसानाम दंता, ये संस्कृत के कुछ सूत्र हैं जो आप ध्यान में रखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं आसानी होगी। उच्चारण स्थान से हर बार एक से दो प्रश्न जरूर आते हैं। तो लिरी का जो आपका उच्चारण स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा दंत, यानी ऑप्शन सी। मूर्धा में, ओष्ठ में, कंठ, ये सब आपको याद करने के लिए बहुत से सूत्र दिए हुए हैं। हमने इसकी भी एक वीडियो बनाई जिसमें हमने सूत्रों के माध्यम से आपको बताया है। तो आपके जो होता है मूर्धा में कौन कौन से पहुंचेंगे? री और आपका टा वर्ग, पूरा टा ठा डा डा। ठीक है, ओष्ठ में कौन सा पहुंचेगा? ऊ और पा वर्ग। ठीक है, और आपका कंठ में कौन सा पहुंचेगा? तो आपको पहुंचेगा छोटा आ और का वर्ग और हा। इस तरीके से पूरा सूत्र है, तो आपका इसका जो आंसर होगा वो होगा दंत। अगला है, किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता है? किन स्वरों का ह्रस्व नहीं होता? तो देखिए, ह्रस्व जिनका नहीं होता वो हैं आपके ए, ओ, आई, ओ। ध्यान रखिएगा, आपके जिनका ह्रस्व नहीं होता उसके लिए ऑप्शन है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है, का से लेकर माँ तक के वर्ण क्या कहलाते हैं? तो का से लेकर माँ तक के जो आपके वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हमने ये भी बताया कि का से लेकर माँ तक के वर्ण आपके स्पर्श वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श वर्ण, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रत्याहारों की कुल संख्या कितनी है? तो आप ध्यान रखिएगा, प्रत्याहारों की कुल संख्या आपको संस्कृत में 42 ही लगानी है। प्रत्याहारों की संख्या आपको संस्कृत में 42, यानी ऑप्शन है आपका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमः धन ते, जो आपका नमस्ते बनता है, नमः धन ते नमस्ते में किस सूत्र से विसर्ग संधि हुआ है? तो ये आपका विसर्जनीय सा से हुआ है, यानी अगर नमः और उसके आगे लिखा है ते, तो जो आपकी विसर्गें हैं, क्या है आपकी विसर्गें, इन विसर्गों को आपका सा आदेश हो जाता है और बन जाता है नमस्ते। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, विसर्जनीय सा, विसर्जनीय सा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है, गुरु शब्द का चतुर्थी एक वचन। तो गुरु शब्द का जो चतुर्थी एक वचन निकलता है वो निकलता है आपका गुरवे। ध्यान रखिएगा, इस रा में ये सबसे इंपॉर्टेंट लगने वाली बात है, कई बार ये प्रश्न आया है, गुरवे जो आपका ये निकलेगा यहाँ पर रू नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको, यानी ये ना हो के आपका गुरवे होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या निकलना है आपका? गुरवे, ना कि गुरुवे। कई लोग यहाँ पर गुरुवे लगा देते हैं, लेकिन यहाँ गुरुवे नहीं होगा, गुरवे होगा, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चतुर्थी एक वचन।
नेक्स्ट है आपका नासिका से उच्चरित होते हैं कौन कौन, तो आप ध्यान दें अनुनासिक भी आपके नासिका से होते हैं, अनुस्वार भी नासिका से होते हैं, पंचमाक्षर यानी वर्ग जो वर्ग होते हैं क वर्ग और च वर्ग टवर्ग तवर्ग, इन सबके जो पंचम अक्षर आखिरी अक्षर होते हैं वो भी नासिका से उच्चारित होते हैं। तो यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी ठीक हो जाएगा, यानी आपके जो नासिका से उच्चारित होने वाले ये सभी है। अगला है निम्न में से इक्त्वा प्रत्यांत उदाहरण क्या है जिसमें इक्त्वा प्रत्यय लगा होगा, तो देखिए प्रच प्लस इक्त्वा पृष्ठवा बनता है। देखिए इक्त्वा प्रत्यय में क्या होता है, इक्त्वा का जो है आपका का हट जाता है और त्वा शेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है, त्वा, यानी किसी भी शब्द के अंत में अगर इक्त्वा प्रत्यय लगाने को आपसे कहा गया है तो वहां केवल त्वा शेष रह जाएगा, इक्त्वा का केवल त्वा शेष रह जाएगा और ये क हट जाएगा यानी त्वा लग। तो देखिए प्रच प्लस इक्त्वा पृष्ठवा बनेगा, बिल्कुल ठीक है। अगला है लब प्लस इक्त्वा आपका लबध्वा बनेगा, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है धा प्लस इक्त्वा, तो यहाँ धा जो हित्वा बना है ये बिल्कुल सही बना है क्योंकि धा का हित्वा ही बनता है धा धातु का, ठीक है। यानी आपका उपयुक्त सभी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इक्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष प्रत्यय और सभी में त्वा लगा हुआ है। अगला फिर से देखिए अभी नमः प्लस ते नमस्ते जो सूत्र बना है ये हमने भी बनाया था, विसर्जनीय सा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए क प्लस श प्लस आ क्षा बनेगा, बिल्कुल ठीक है आपका। त प्लस रा आ ये त्र बनेगा, ये भी ठीक है। ये सब संयुक्त व्यंजन है। और ज प्लस यहाँ मिलकर ज्ञ बनेगा, बिल्कुल ठीक है। पा प्लस ड़ा मिलकर पा, ये बिल्कुल आपका गलत है, ठीक है। ये जो संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ ये इन्हीं से मिलकर बनेंगे, बट ये पा इससे मिलकर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन 4 सुमेलित नहीं है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 16 जिसमें कहा गया है विद्यार्थिना भाषा या अधिग्रहणम कुर्वन्ति, विद्यार्थियों में भाषा का जो अधिग्रहण होगा वो किस तरीके से होगा। तो हमें ध्यान रखना है, ऐसे जब भी पेडागोजी के प्रश्न आएंगे तो हमें ध्यान रखना है हमें बालक के अनुरूप उसको व्यवहार क्या कहते हैं वातावरण उत्पन्न कराना है, विद्यार्थी के अनुरूप ही हमें काम करने हैं और विद्यार्थी के अनुरूप ही हमें क्या करना है उसको परामर्श निर्देश ये सब देकर काम करना है। हमें उसे गुस्से के साथ या फिर उसको अलग शिक्षा देकर इन सब बातों का हमें प्रयोग नहीं करना है जो बालक को अरुचि पैदा करे। हमें बालक के साथ ऐसे क्रियाकलाप करने हैं जो उसको पढ़ाई में और रुचि प्रदान करें। तो इस प्रश्न में वह किस तरीके से अधिग्रहण करेगा, तो देखिए साहित्य का अध्ययन कराएंगे, बिल्कुल नहीं। उसे संस्कृत विषय का अध्ययन का ज्ञान कराएंगे, बिल्कुल नहीं। सहज विनिमय वातावरण उसको प्रदान कराएंगे, हमें सहज विनिमय वातावरण उसको देना है जिससे वे ज्ञान की तरफ और आकर्षित हो, यानी हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। शिशु सर्वांगीण अभिवृद्धि द्योतते, शिशु की जो सर्वांगीण अभिवृद्धि है वो किस चीज़ को द्योतते यानी बताती है कि दैनिक मासिक भावात्मक सामर्थ्य जो है अभिवृद्धि हुई है, या छात्रा बहुसंशयानाति करतु शिशु स्वाभाविक वृद्धि या यस्मिन कस्मिन्नपि कार्य परिसरे कार्यम करती छात्र। तो यहाँ पर जो दैनिक और मासिक ये जो आपकी अभिवृद्धि सामर्थ्य है इसकी यह द्योतक होती है, शिशु का सर्वांगीण अभिवृद्धि जो है उसके दैनिक और मानसिक भावात्मक सामर्थ्य का द्योतक होती है। अगला है 18 भाषाधिगमने बहुभाषिकत्व भवति, जो भाषा के अधिगम में बहुभाषिकता क्या होती है, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान क्या होता है, तो वह परम स्वयं नहीं, बाधा हाँ। तो जब बहुभाषिकता हमें क्या है छात्र को सहज भाषा में उसकी मातृभाषा में सिखाने का प्रयास करना है क्योंकि तभी वह रुचि लेगा। अगर हम उसको एक बार में भी सारी भाषाओं का बहुभाषा का ज्ञान कराने लगेंगे तो वह उसके ज्ञान में बाधा उत्पन्न करेगी बहुभाषिकता, ठीक है। तो अधिगम में पहले हमें उसकी स्वयं की मातृभाषा में लक्ष्य भाषा में उसको अधिगम कराना है। अगला है छात्रा भाषाम अधिग्रहणम एवं, तो छात्र भाषा का अधिग्रहण करता है कब, तो भाषा संरचना विश्लेषणेन, भाषा साहित्य अध्ययन, तस्य भाषाया वाग्मिना विषय ज्ञान प्राप्त और सहजानता क्रिया पर से भाषा उपयोगिन। तो देखिए जो भाषा अधिग्रहण जो करता है छात्र वो किस लिए करता है, तो वह साहित्य अध्ययन के हेतु करता है। तो भाषा तो ये आपका ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है व्यवहार में कौन सा उपसर्ग है, तो व्यवहार में आपका व्य उपसर्ग है, व्य अव या वी धन अव। तो आपका देखिए संस्कृत के हिसाब से यहाँ वी धन अव हो जाएगा क्योंकि वी धन अव मिलके बनेगा व्य, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाषा अर्जनेन संबद्धम अस्ति, भाषा के अर्जन से क्या संबंध है, व्याकरण संबंध, अपबोध और विश्लेषण कराना, भाषा परिवेश निर्माण सहज भाषा देना, या व्यवस्था गुणम पाठ्यपुस्तकम पढ़ाना, या जो आपका अंतिम ऑप्शन डी है वो है कि कंठस्थीकरण कराना। तो देखिए मैंने अभी कहा उसके अनुरूप वातावरण करें, उससे कंठस्थीकरण करने पे जोर नहीं देंगे कि वे केवल याद कर ले, ठीक है। उसे हम केवल पाठ्यपुस्तक पढ़ने को दे दें ये भी काम नहीं करेंगे। हाँ सहज भाषा में जो आपका ऑप्शन बी है कि उसकी सहज अपनी मातृभाषा है सहज भाषा जिसमें वो पढ़ना चाहता है
उस भाषा में उसको पढ़ने पर जोर देंगे, सिखाएंगे, यानी आपका ऑप्शन है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 22वां प्रश्न है, भाषा अर्जन की दृष्टि से असम्यक परिवेषण अभिप्राय। भाषा की दृष्टि जो असम्यक वातावरण है, जो बच्चे के लिए ठीक वातावरण नहीं है, वह क्या है? कि लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करना, बिल्कुल। यदा कदा अनुवादस्य अतिसाहाव्यं स्वीकृते कक्षा छात्रापि सक्रिय भवन्ति, या लक्ष्य भाषा पाठने मातृभाषा प्रयोग यदा कदा। देखिए, लक्ष्य भाषा का प्रयोग पठन करते समय यदा कदा, कभी कभी, बिल्कुल नहीं। तो भाषा अर्जन करते समय जो हमें ध्यान रखना है वो असम्यक वातावरण क्या होगा? कि असम्यक वातावरण वह होगा जब हम उसकी लक्ष्य भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस भाषा में छात्र पढ़ सकता है उसका प्रयोग अगर हम नहीं कर रहे हैं, यही उसके लिए असम्यक वातावरण होगा। तो असम्यक पूछा तो असम्यक यही होगा, ठीक है। असम्यक यही होगा कि हम लक्ष्य भाषा का प्रयोग अगर नहीं करेंगे, यही उसका असम्यक वातावरण होगा। सम्यक पूछा जाए तो हम किसी और पर विचार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसकी लक्ष्य भाषा उसके अनुरूप तो वह रुचि नहीं लेगा अगर प्रयोग नहीं होता है तो। भाषा अर्जने आवश्यक, भाषा के अर्जन के लिए क्या आवश्यक है? व्याकरण का व्यवस्थित प्रयोग होना और पदों का कंठस्थीकरण होना। मातृभाषा द्वितीय भाषा, तो देखिए हमें मातृभाषा के अलावा किसी भाषा का प्रयोग जल्दी नहीं करना है छात्र के लिए। मातृभाषा ज्ञानवम क्रमये विद्यार्थिषु, ठीक है। और अगला है कंठस्थीकरण। तो हमें जो ध्यान रखना है भाषा अर्जन के लिए, एक तो व्याकरण का ज्ञान उसको कराना है, फिर उसको पदों को कंठस्थीकरण, यानी उसको जो है जब वो व्याकरण का ज्ञान सीख लेगा तो वो पदों को पढ़ना सिखाना, ठीक है, उसको पढ़ना सिखाना। बाकी यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसको एकदम कंठस्थीकरण पे जोर नहीं देना, व्याकरण सिखा के उसका प्रयोग करा के फिर उसको याद करने पर भेजना है, ठीक है। अगला है हठवर्णी पंचपदी। हठवर्णी महोदय ने पंचपदों की अपनी एक विधि दी थी, इसमें विकसित रूप इसका क्या है? तो हठवर्णी ने अपने 5 पद दिए थे, जिनमें जो विस्तृत रूप है वो है आपका मूल्यांकन विधि, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हठवर्णी के जो पंचपदी विधि थी उसमें मूल्यांकन क्या है? आपका विकसित रूप है। अगला है भावाभिव्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। भाव अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन तो हम पढ़ते हैं, भाव अभिव्यक्ति सबसे अच्छी भाषा द्वारा होती है, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा शिक्षणाय कौशलम स्वाभाविक क्रम विद्यते। संस्कृत भाषा सिखाने का स्वाभाविक क्रम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो सुनना को संस्कृत में कहेंगे श्रवणम। तो श्रवण कहाँ कहाँ है? ए में है और कहीं भी नहीं है, यानी बाकी 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। सबसे पहले सुनेगा बालक, ठीक है, फिर उसके बाद बोलेगा, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। शुद्ध वाक्य कौन सा? तो देखिए इन शुद्ध वाक्यों में आप ध्यान रखिएगा, जो आपका कर्ता है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी क्रिया होनी चाहिए। तो अहम के मुताबिक गच्छति नहीं लगेगा, सह के मुताबिक गच्छसी नहीं लगेगा, तुम के मुताबिक गच्छति नहीं लगेगा, यहाँ पर तुम गच्छसी, ये आपका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि तुम के मुताबिक जो गच्छति गच्छता गच्छन्ति, गच्छसी गच्छता गच्छत, तो गच्छसी आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपको कर्ता के अकॉर्डिंग क्रिया लगानी है। अगला है तत्रैव में कौन सी संधि है? तो आप ध्यान रखिएगा, तत्रैव की जो संधि निकलेगी तत्र धन एव, तो आपकी यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि, क्योंकि ए का जो है ए आदेश हो जाएगा, यहाँ पर 2 मात्राएं आ जाएंगी, तत्रैव में वृद्धि संधि, ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपका संस्कृत में अयोगवा की संख्या। तो संस्कृत में आपके अयोगवा 4 होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और आखिरी आपका जो प्रश्न है वह पगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? ऐसे भी प्रश्न आते हैं संस्कृत में क्या कहते हैं, आप इनको भी याद करिएगा कि किस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है। तो बगले को संस्कृत में कहा जाता है बकहा, ये आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। तो ये आपके महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, जिसमें हमने पेडागोजी व्याकरण से लेके सभी प्रश्नों को शामिल किया था। उम्मीद है आपको ये श्रृंखला पसंद आई होगी, और इसी तरीके से हम आपको सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए आगे आने वाले दिनों में 23 को आपकी परीक्षा, उससे पहले आपको सारे प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा देंगे। आप चैनल के साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।